24 घंटे और देश के अलग अलग हिस्सों में 5 भरोसे टूटे। जी हां, ऐसी घटनाएं हुई जो हैरान कर देने वाली हैं, जो भरोसे का कत्ल करती हैं। पहली खबर दिल्ली से, जहां एक नौकर ने मालकिन और उसके बेटे का कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि मालकिन ने उसे किसी छोटी सी बात के लिए सबके सामने डांट दिया था। दूसरी खबर महाराष्ट्र के औरंगाबाद से, जहां 7 जन्मों का रिश्ता 7 महीने भी नहीं टिक पाया। पत्नी का अपने फूफा के साथ प्रेम प्रसंग था और उसने अपने फूफा के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। तीसरी खबर पुणे से, जहां एक शख्स ने डिलीवरी बॉय बनकर युवती से बलात्कार किया। और चौथी खबर बेंगलुरु में कॉफी हाउस में स्टाफ ने एक्स्ट्रा कप नहीं दिया तो ग्राहक ने कर्मचारी को मारा, उसके साथ मारपीट की। पांचवी खबर लखनऊ के डबल मर्डर की, जहां दामाद ने अपने सास ससुर की चाकू मारकर हत्या कर दी। हम भरोसा टूटने की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं रिश्तों पर कलंक लगा है, फिर चाहे वो घरेलू रिश्ते हों, ग्राहक और दुकानदार के हों या फिर कोई और। सुजुकी की गाड़ी। तो कुरियर बॉय बन युवती से रेप किया। पुणे की यह घटना आपको हैरान कर देगी। आमतौर से अब कुरियर और होम डिलीवरी का चलन देश भर में बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। पुणे में एक युवक डिलीवरी बॉय बनकर आता है, लड़की से पेन मांगता है और स्प्रे डालकर बेहोश कर देता है, फिर उसका रेप करके वहां से भाग जाता है। इस मामले में एक संदिग्ध को पुलिस ने पकड़ा है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। पहले पेन मांगा, फिर चेहरे पर स्प्रे डाला, बेहोश लड़की के साथ रेप। पुणे में जो घटा वो बेहद हैरान कर देने वाला है। एक अज्ञात व्यक्ति कुरियर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव बनकर एक फ्लैट में घुसा। वहां 22 साल की एक युवती से कथित तौर पर रेप किया, लेकिन जिस तरह उसने इस घटना को अंजाम दिया वो हैरान करने वाला और डराने वाला है। आरोपी ने इस घटना को कैसे अंजाम दिया वो आपको बताते हैं। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक आरोपी ने फ्लैट की घंटी बजाई। लड़की ने दरवाजा खोला। आरोपी ने कहा कुरियर है। लड़की ने कहा मेरा नहीं, तो आरोपी ने कहा इस बात के लिए साइन कर दीजिए। लड़की पेन लाने के लिए अंदर जाती है। आरोपी अंदर आ जाता है। आरोपी दरवाजा बंद कर लेता है। लड़की के चेहरे पर स्प्रे कर देता है, जिससे लड़की बेहोश हो जाती है। इसके बाद आरोपी लड़की से रेप करता है। और तो और वो लड़की के मोबाइल से सेल्फी लेता है, उसका वीडियो बनाता है, मोबाइल पर मैसेज टाइप करता है, मैं वापस आऊंगा। पुलिस के अनुसार ये घटना बुधवार शाम करीब 7:30 बजे शहर के कोंडवा इलाके में एक आवासीय सोसाइटी की है। पुलिस ने कहा है कि आरोपी की तलाश की जा रही है। आरोपी का चेहरा एक सीसीटीवी में कैद हुआ है। सेक्शन 64, 77, 351(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और आगे की तहकीकात शुरू। वो बैंक का एनवलप देने के लिए एज ए कुरियर बॉय उनके फ्लैट पे आया था और सिग्नेचर के लिए पेन नहीं बोल के पेन लीजिए मैडम बोल के मैडम जैसे अंदर गई तो उसने ये क्राइम किया। पुणे पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 10 टीमें बनाई हैं। इनमें 5 क्राइम ब्रांच की और 5 लोकल जोन की टीमें शामिल हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी का चेहरा सीसीटीवी में कैद हुआ है। कुछ और सवाल भी हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश हो रही है। क्या आरोपी पहले भी सोसाइटी में आता था? क्या आरोपी युवती पर पहले से नजर रखे हुए था? वो बिना जांच के सोसाइटी के अंदर कैसे घुसा? क्या वो उसी सोसाइटी या आसपास का रहने वाला था? फिलहाल पुलिस को आरोपी की तलाश है।
लेकिन जिस तरह से ये घटना सामने आई है वो सवाल उठाती है कि क्या बड़ी बड़ी सोसाइटी भी सुरक्षित नहीं है। पुणे से रेवती रमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब खबर दिल्ली से है। यहां के लाजपत नगर में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। यहां मां और बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक घर में काम करने वाले नौकर ने ही वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के लाजपत नगर में एक मां बेटे की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बुधवार रात करीब 9:45 बजे मृतक महिला के पति ने पुलिस को फोन कर इस घटना की सूचना दी। पति के मुताबिक उसकी पत्नी और बेटे फोन नहीं उठा रहे थे। जब वो घर पहुंचा तो दरवाजा बंद था और गेट के पास और सीढ़ियों पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खोला तो महिला और उसका बेटा खून से लथपथ पड़े थे। बुधवार देर शाम को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक डबल मर्डर को अंजाम दिया गया है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। ये वही बिल्डिंग है जिसके फर्स्ट फ्लोर पर इस घटना को अंजाम दिया गया। बुधवार देर रात को घर से एक महिला और उसके नाबालिग बेटे की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना का खुलासा तब हुआ जब रात करीब 9:48 पर कुलदीप नाम के व्यक्ति ने पुलिस को पीसीआर कॉल करके बताया कि उसकी पत्नी और बेटा दोनों ही फोन नहीं उठा रहे हैं। जब वो घर पहुंचे तो दरवाजा बंद था और गेट के पास और सीढ़ियों पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। सिक्योरिटी और साथ ही साथ सुरक्षा के ऊपर एक बड़ा सवाल है। राजधानी की ये घटना है, लाजपत नगर में ये पूरा जो घटना है, कहीं ना कहीं वो डबल मर्डर का जो घटना है वो देखने को मिला है, जिसकी वजह से आसपास रह रहे लोगों के अंदर भी काफी ज्यादा डर का माहौल देखने को मिल रहा है। जो मालकिन है और उनके बेटे दोनों का एक साथ उन्होंने मर्डर कर दिया, इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या वजह रही होगी? अब ये तो नहीं, हम तो शॉप पे थे। हम तो 7 बजे, हमें तो ये कोई पता ही नहीं है। 7 बजे कॉल मिला है, कॉल नहीं लगा। फिर हमने शॉप क्लोज किया। भाई साहब कह रहे चलो घर, अब फोन नहीं लग रहा, मेरा जी घबरा रहा है। मैंने कहा चलो। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन आप कहाँ थे? वही दुकान पे थे, दुकान पे थे। मुकेश भी दुकान पे थे? नहीं, वो तो ड्यूटी नहीं आ रहा था 8 दिन से। ऐसा मुकेश ने कहा है कि जो मालकिन थी वो लगातार डांटती वगैरह थी, तो इसमें कुछ सच्चाई है? अब वही तो कह रहा हूँ, बात सच्चाई है। जो मालिक पैसा देगा वो थोड़ा बहुत कुछ बोलेगा, उसका हक है बोलने का, ओनर का। अब 10 साढ़े 10 की ड्यूटी है, अगर आप 12:30 बजे आ रहे हो तो वो तो बोलेगा ना, बॉस भैया इतना लेट क्यों आ रहे हो करके। बात ये है। और बाकी ऐसा कोई बदतमीजी नहीं, कोई कुछ मालिक ने कभी कुछ नहीं किया, ऐसा बदतमीजी और कुछ नहीं किया कभी। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान रुचिका और उनके 14 साल के बेटे कृष के रूप में की गई है। पुलिस ने इस मामले में घर में काम करने वाले नौकर को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी ने अभी तक की पूछताछ में माना है कि उसने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मालकिन ने उसे सबके सामने डांटा था। आरोपी की उम्र 24 साल बताई जा रही है। पुलिस दस्तावेजों की जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला लखनऊ से भी सामने आया। यहां पर भी एक डबल मर्डर हुआ। सास ससुर को एक दामाद ने मार डाला। जब वो हमले कर रहा था तब उसकी पत्नी वहीं मौजूद थी। वो उसे रोकती रही, लेकिन आरोपी के सर पर इतना गुस्सा सवार था कि उसने 2 बुजुर्गों की जान ले ली। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे शहर को हैरान कर दिया है। घटना आलमबाग थाना क्षेत्र की है, जहां के गढ़ी करौना में एक दामाद ने अपने सास और ससुर की चाकू मारकर हत्या कर दी। बैग लेके आए थे अपने साथ में, मुझे नहीं पता था उसने किया। चाकू निकाला, फिर पापा का मुंह ऐसे पकड़ा, यहाँ पे रखा, मैं हाथ पकड़ ली हूँ पापा की, तो मैंने आवाज ही नहीं सुनी। यहाँ पे वो किया, उसके बाद यहाँ पे लगातार मार रहे थे। तब तक मम्मी आ गई, मम्मी के ऊपर शुरू हो गई। मैंने मम्मी पापा की आवाज तक नहीं सुनी। इस महिला का दर्द समझिए। माँ बाप की हत्या कर दी गई और जिसने ये काम किया वो इसी का पति है, इसके बच्चे का पिता। बताया जा रहा है कि आरोपी जगदीश के व्यवहार के चलते पूनम कई दिनों से मायके में थी। बताया जा रहा है कि जगदीश बुधवार रात अपने सास ससुर के घर पहुंचा। किसी बात को लेकर दोनों के बीच
तीखी बहसबाजी हुई। गुस्से में आकर जगदीश ने चाकू से अपने ससुर अनंतराम और सास आशा पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। जगदीश भागने की कोशिश करने लगा। आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। मोहल्ले वाले दोनों घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूनम ने अपने माता पिता को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाफी साबित हुई। मेरे से बात हुई है और इन्होंने पापा को अंदर बुलाया। खुद उधर चेयर पे बैठे हुए थे, पापा इधर बैठे हैं। बस जैसे बैठे हो, इन्होंने बस वो कहा कि मैं पापा जी मैं काम कर रहा हूँ और मैं देखूंगा। और पापा जी ने सिर्फ इतना बोला है, वो 10 साल से देख रही है, 10 साल से झेल रही है तुम्हारे साथ में। तो बस इन्होंने वही कहा कि मैंने क्या परेशान किया, करके इन्होंने बैग से चाकू निकाला। आलमबाग थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू को भी बरामद कर लिया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उससे अपने ससुर अनंतराम और अपने सास आशा देवी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो दोनों घायल हो गए और जब उनको अस्पताल भेजा गया तो वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में जो मृतक हैं उनकी बेटी पूनम से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त को पब्लिक की सहायता से पकड़ लिया गया है। आगे की कार्रवाई पेश की। राजधानी लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां आरोपी जगदीप ने अपने बुजुर्ग सास ससुर को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी करीब 8 बजे के बाद अपने ससुराल में आता है। पत्नी से उसका विवाद चल रहा होता है, जिसको सॉर्ट आउट करने के लिए वो यहाँ मिलने आता है। पत्नी उससे तित्रस्त थी कि महिला आयोग में उसने शिकायत की थी। बात बात पे विवाद बढ़ जाता है और इस कमरे में आरोपी ने अपने सास ससुर को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि जगदीश और उसकी पत्नी पूनम के बीच लंबे समय से अनबन चल रही थी। पूनम अपने मायके में सास ससुर के साथ रह रही थी और जगदीश को ये बात नागवार गुजर रही थी। इसी गुस्से में उसने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया, लेकिन इसके चलते दो घर बर्बाद हो गए। विवेक शाही, लखनऊ, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं कोलकाता गैंग रेप की, जहां मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा उर्फ मैंगो के पापों की लिस्ट सामने आती जा रही है। बताया जा रहा है कि 4 से 5 नहीं बल्कि 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं और सभी मामलों में उसे जमानत मिल जाती थी, लेकिन इस बार वो बुरी तरह फंस चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। इस चेहरे को अब देश पहचान चुका है। इस पर आरोप इतने संगीन हैं कि सोचकर भी हैरानी होती है कि मनोजीत मिश्रा उर्फ मैंगो कानून का छात्र था और उसी कॉलेज में कानून पढ़ाता था जहां उसने आतंक फैला रखा था, जहां उस पर छेड़छाड़ से लेकर गैंग रेप तक के आरोप लगे हैं। लेकिन जैसे जैसे पड़ताल हो रही है, ये सामने आ रहा है कि उसके अपराधों की कहानी काफी लंबी थी। सूत्रों के मुताबिक उस पर 11 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। इनमें से कई मामले महिलाओं के साथ छेड़खानी और उनके साथ बदसलूकी के हैं। सभी मामले में वो जमानत पर था और ये भी सामने आ रहा है कि पीड़ित लड़की जिस दिन से कॉलेज पहुंची थी, तब से ही वो मनोजीत के निशाने पर थी। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, मनोजीत के खिलाफ दर्ज मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 12 मामले सामने आ चुके हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मनोजीत का क्राइम सिंडिकेट कितना बड़ा था। ये भी बताया जा रहा है कि मनोजीत को लगता था कि वो कुछ भी करता रहेगा और बच जाएगा, लेकिन इस बार वो पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया, ये आपको बताते हैं। 25 जून को हुए लॉ कॉलेज छात्रा के गैंगरेप मामले में मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा ने अपराध करने के बाद कुछ भरोसेमंद साथियों को कॉलेज में रुककर कासबा पुलिस स्टेशन के आसपास निगरानी करने को कहा। कॉलेज से पुलिस स्टेशन करीब 1 किलोमीटर दूर है। इसके बाद मैंगो दूसरे आरोपी प्रतिम मुखर्जी और जैब अहमद के साथ कॉलेज से निकल गया। अगले दिन सुबह मनोजीत ने एक कॉलेज अधिकारी को कॉल किया और पुलिस के आने के बारे में पूछा। उसी दिन मनोजीत के साथी प्रतिम ने एक वकील से संपर्क किया और दोनों ने कई कॉलेज के वरिष्ठ छात्रों से भी मदद मांगी।
लेकिन बताया जा रहा है कि उन्हें किसी ने मदद नहीं की। 26 जून की शाम मनोजीत और जैब बैलीगंज रेलवे स्टेशन के पास गए, जहां पुलिस ने उन्हें शाम 6:25 पर ट्रेस किया और लगभग 1 घंटे बाद ताल बागान से गिरफ्तार कर लिया। इस बीच खबर है कि पश्चिम बंगाल बार काउंसिल ने मनोजीत मिश्रा की मेंबरशिप को रद्द कर दिया है और उसका नाम वकीलों की सूची से हटा दिया है। गैंगरेप के मामले में पुलिस ने काफी सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, लेकिन इसी बीच नई विक्टिम भी सामने आ रही हैं, जिससे जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। कोलकाता से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। इस मामले में जिस सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उस कंपनी के मालिक विनायक दास से बात की हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने। जब मुझे मीडिया के थ्रू पता चला कि ऐसा एक इंसिडेंट हाईलाइट हो रहा है, तभी मैंने अपने सुपरवाइजर को फ़ोन किया कि उस दिन लॉ कॉलेज में 25 तारीख को नाइट शिफ्ट किसका था। तो मेरे सुपरवाइजर ने बताया कि ऐसा पिनाकी बनर्जी था। तो मैंने कहा कि कहाँ है पिनाकी बनर्जी अभी, क्योंकि वो परमानेंट ड्यूटी एक जगह पे करता है, रेसिडेंशियल क्वार्टर में करता है। यहाँ पे वो एज अ रिलीवर काम करता था लॉ कॉलेज में। तो महीने में 4 या 5 बार शायद उसका ड्यूटी गिरता था। तो अनफॉर्चुनेटली उस इंसिडेंट की रात को उसका ही ड्यूटी था। तो मैंने जब पूछा कि अरे पिनाकी जी, मतलब ऐसा ऐसा टीवी में दिखा रहा है, आपने किसी को कुछ इत्तला नहीं किया, तो क्या हो गया था उस दिन? तो उसने मेरे को देखिए एक ही बात बताया कि सर मैंने नहीं बताया क्योंकि ऐसा इंसिडेंट पहले भी हो चुका है, इस तरह का इंसिडेंट हुआ है और भी किसी तरह का इंसिडेंट हुआ है, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि ये इतना बड़ा इंसिडेंट, इतना बड़ा इशू हो जाएगा। तो मैंने कहा कि नहीं, फिर आप लोगों ने बताया क्यों नहीं? कुछ भी हुआ हो तो क्यों नहीं बताया? तो उसने कहा कि सर मैं डर गया था, इसलिए डर गया था क्योंकि इससे आज से ठीक 1.5 साल पहले जो मेरा डे का गार्ड था कॉलेज में ही, उसको ये जो मनोजीत मिश्र है, इनफैक्ट मनोजीत मिश्र को हम लोग वहाँ पे मेरे गार्ड लोग मैंगो दादा बोल के बुलाते थे। मेरे को मीडिया से ही पता चले कि मनोजीत मिश्र उसका ओरिजिनल नाम है और उस कैसा दिखने में रहता है, वो उस दिन 27 तारीख को पता चला। तो ऐसा 1.5 साल पहले उस मैंगो दादा ने मेरे डे गार्ड को, क्योंकि मेरे गार्ड ने उसे एंट्री नहीं दिया था आफ्टर कॉलेज आवर्स, जब कॉलेज का गेट लॉक था, तो उसने कहा था कि लॉक खोलो मैं अंदर आऊँगा। तो मेरे गार्ड ने जब परमिट नहीं किया तो वो गेट टपक के वो फिर आके मेरे गार्ड को फिजिकल असॉल्ट किया। इतना असॉल्ट किया कि उसके कान का ईयर ड्रम थोड़ा सा डैमेज हो गया था। तो फिर उसने कॉलेज अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया इसके रिगार्डिंग, उसने पुलिस में इन्फॉर्म किया था, लेकिन अल्टीमेटली ये जो मनोजीत मिश्रा जो है उसके अगेंस्ट में ना ही पुलिस ने ना ही कॉलेज अथॉरिटी ने कोई स्टेप लिया। और मैंगो दादा का या कि मनोजीत मिश्रा का इतना उसका प्रभाव था कि मतलब उसके कहने पे ही कॉलेज में सब कुछ होता था। इस तरह से मेरे गार्ड ने एक ब्रीफ किया था, मेरे को पहले भी किया था कि सर वो इतना पावरफुल है, अब वो पॉलिटिकली कनेक्टेड है या फिर किसी और की इस पे इन्फ्लुएंस होके कर रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या फिर थोड़े दिन पहले एक ऐसा भी इंसिडेंट हुआ था कि जब उनके लाइब्रेरियन को भी वो 4 घंटे तक उसके चेंबर में गेट बंद करके वो अटैक किया था ऐसा। तो वो हमेशा कहता था कि नहीं मैं जो बोलूंगा वही होगा, यहाँ पे मेरे ऊपर कोई नहीं है। तो इस तरह का इन्फ्लुएंशियल था। तो इसीलिए फिर मेरे गार्ड ने वही सोचा कि सर अगर मैं बताऊंगा तो वो आपको बताऊं या फिर कॉलेज अथॉरिटी को बताऊं तो वो मैंगो दादा को बताएंगे और मैंगो दादा अल्टीमेटली मेरे को ही मारेंगे, मेरे को ही असॉल्ट करेंगे और या फिर मेरे को मेरे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो इसी डर के मारे मैंने नहीं बताया, लेकिन इतना बड़ा इशू हो जाएगा ये मेरे को पता नहीं चला सर। और इस खबर पर मुकेश सिंह सेंगर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, क्राइम कुंडली तो खुल चुकी है मैंगो की और कई आपराधिक मामले उस पर दर्ज हैं। क्या उसने सोचा था कि इस बार भी बचकर निकल जाएगा? देखिए, बिल्कुल जो अब तक की जानकारी है, जो पुलिस से पूछताछ हुई है, पुलिस ने उससे पूछताछ की है, उसमें ये बात निकल कर सामने आ रही है कि उसकी एक मॉडस ऑपरेंडी थी कि जब भी वो किसी लड़की के साथ में छेड़खानी करता था तो वो वीडियो शूट करता था, जिससे कि लड़कियों को ब्लैकमेल करता था, जिससे लड़कियां अपनी साथ उनके साथ जो हुआ है उसके बारे में किसी को बता ना पाएँ। इस बार भी उसने यही किया कि जो विक्टिम थी उसके साथ में रेप किया और रेप करने के दौरान उसने विक्टिम का अश्लील वीडियो अपने मोबाइल से शूट किया और वो वीडियो अपने पास रख लिया। उसको लगता था कि ये सबसे बड़ा हथियार है विक्टिम को चुप कराने के लिए, क्योंकि विक्टिम ब्लैकमेल होगी और वो किसी से भी अपने बारे में जो घटना हुई है उसके बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं करेगी। लेकिन विक्टिम ने थोड़ा सा साहस दिखाया और इस घटना को पुलिस में रिपोर्ट किया और रिपोर्ट करने के बाद जो आरोपी है वो अगले दिन यानी कि जो 25 जून को घटना हुई है और 26 जून को शाम को 6:30 बजे
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो इस बार जो मोनोजीत मिश्रा है यानी कि मैंगो दादा, वो शिकंजे में आया है और शिकंजे में आने के बाद अब लगातार जो उसकी क्राइम कुंडली है, जो उसके आपराधिक मामले हैं, जो उसका बैकग्राउंड है, वो लगातार सामने आता जा रहा है। उसके पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है ये भी लगातार सामने आ रहा है। किस तरह से टीएमसी के नेता उसको लगातार उसका बचाव कर रहे थे, उसके ऊपर हाथ था और लगातार वो एक के बाद एक वारदात करता जा रहा था। कई सारी विक्टिम्स भी सामने आ रही हैं जो कि अपने बारे में, अपने साथ जो घटनाएं की हैं मोनोजीत ने, उनके साथ में जो किया है उसको लेकर अपनी बात रख रही हैं। तो पुलिस भी ऐसी बहुत सारी विक्टिम को देख रही है और उनकी जो शिकायतें हैं उनको भी इस जांच के दायरे में लिया जाएगा। तो जांच का दायरा निश्चित तौर पर बढ़ने वाला है क्योंकि लगातार अब नए नए जो विक्टिम्स हैं वो भी सामने आते जा रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका अपडेट पहुंचाने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। भारी बारिश से उत्तराखंड का हाल बेहाल है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है, तो वहीं बारिश की वजह से लैंडस्लाइड से जगह जगह रास्ते बंद हो गए हैं। चमोली रुद्रप्रयाग में पहाड़ों से मलबा आने के कारण सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम जाने वाले यात्री बीच रास्तों में फंसे हैं। तो वहीं सोनप्रयाग में भूस्खलन के कारण यात्री फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ ने 40 यात्रियों को सुरक्षित बचाया है। तो दो तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, मौसम यहां पर सभी यात्रियों के आगे एक चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। बारिश से खूब तबाही वहां पर देखने को मिल रही है। कई जगह पर नुकसान भी हुआ है। लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम जाने वाले यात्री भी बीच रास्ते में फंसे हुए हैं। तो सोनप्रयाग में भूस्खलन के कारण भी कई यात्रियों के फंसे होने की खबर आ रही है। तो वहीं एसडीआरएफ यहां पर पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है और एसडीआरएफ ने 40 यात्रियों को सुरक्षित बचाया है। और हमारे सहयोगी किशोर रावत जुड़ गए हैं साथ। किशोर, इस वक्त क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? यात्रियों के फंसे होने की भी खबर मिल रही है, क्या अपडेट? देखिए, सबसे पहले अगर केदारनाथ की बात करें तो जो केदारनाथ सोनप्रयाग से जो रास्ता है वहां पर मनकुटिया के पास लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, क्योंकि वो लंबे समय से उस जगह पर जो लैंडस्लाइड है, पूरा पहाड़ एक तरह से वहां पर लैंडस्लाइड जोन बन गया है। तो रुक रुक कर यात्रा चल रही है। जैसे ही वहां पर लैंडस्लाइड होता है तो यात्रा रोक दी जाती है। सुबह यात्रा रोकी थी, लेकिन फिर भी वहां पर लगातार जो पत्थर गिर रहे थे उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें हो गई थी, इसलिए यात्रा को रोका गया, फिर शुरू किया गया। इसके अलावा चारों धामों की बात करें तो हर जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है, उसकी वजह से कई जगह पर यात्रा रोकी गई है, कई जगह फिर से दोबारा शुरू की गई है। तो लगातार बारिश हो रही है और बारिश का जो असर हो रहा है वो यही हो रहा है कि चार धाम या फिर अन्य जगहों पर भारी मात्रा पर मलबा आ रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 जुलाई से लेकर यानी आज से लेकर 7 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट है और जिसमें करीबन 6 से 7 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। तो ऐसे में एडवाइजरी भी जारी की है और ये भी कहा है कि जो भी यात्रा करे या फिर उत्तराखंड में जो सफर करते हैं वो मौसम की जानकारी लेकर ही बढ़े, क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड और मलबा आने के कारण सड़कें बाधित हो रही है और नुकसान भी खबर सामने आ रही है और नदियां उफान पर है। तो इस लिहाज से बिल्कुल सतर्क रहे। जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हिमाचल में बारिश बाढ़ से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मूसलाधार बारिश से हिमाचल में करोड़ों का नुकसान हुआ है। मंडी जिला का सीएम सुक्खू ने हवाई सर्वे भी किया, थुनाग और जंजैहली का हवाई दौरा किया। बाढ़ग्रस्त एरिया के प्रभावित लोगों को हेलीकॉप्टर से राशन पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, हेलीपैड पर प्रभावित लोगों को राशन बांट रहे हैं। और लगातार हम भी लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि मौसम विभाग द्वारा जारी की गई तमाम जानकारियों पर नजर बनाए रखें। मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भी अपने यात्रा से जुड़े जो आपके प्लान्स हैं वो आप बनाएं। मंडी जिला का सीएम सुक्खू ने यहाँ पर दौरा किया है, हालांकि लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है, जरूरी सामान लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। मंडी जिला का सीएम ने हवाई दौरा किया और तमाम निर्देश सीएम की तरफ से भी जारी किए जा रहे हैं। और मंडी से अनूप धीमान हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनूप, क्या स्थिति वहां पर फिलहाल मौसम से जुड़ी आप बनती हुई देख रहे हैं, और जो लोग फंसे हुए हैं, मुश्किल में हैं, किस तरह से उन तक मदद पहुंचाई जा रही है? देखिए, मंडी की मैं बात करूंगा तो मंडी में जो है वो लगातार जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं कि थुनाग तक जो है वो रास्ता खोल दिया जाए और प्रशासन कोशिश कर रहा है, क्योंकि रास्ते सारे बंद हो गए हैं, इसलिए जो है वो एयरफोर्स की मदद उसमें ली गई और 2 हेलीकॉप्टर जो है वो एयरफोर्स की तरफ से दिए गए हैं। उससे जो है वो राहत सामग्री जो है वो वहां तक पहुंचाई जा रही है। दूसरी तरफ प्रशासन अपनी तरफ से जो है वो वहां पर कचरा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जिसके
द्वारा जो है वहां पर राहत सामग्री जो है वो उन इफेक्टेड एरिया तक पहुंचाई सके, क्योंकि थुनाग जो जगह है वहां पर पूरा बाजार जो है वो पूरा जो है वो बंद हो गया है, पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। तो वहां तक जो है सारी सड़कें जो है वो भी बंद पड़ी हुई है। तो हेलीकॉप्टर के जरिए जो है सारी राहत सामग्री जो है पहुंचाई जा रही है। सुखद बात यह है कि पिछले कल और आज जो है वो मौसम जो है वो हल्का जो है वो बारिश कम हुई, तो उसकी वजह से जो है वो राहत कार्य जो है वो प्रभावित नहीं हुए, वो लगातार जो है वो राहत कार्य अभी चल रहे हैं। मैं मंडी की बात करूं तो मंडी में जो है वो इस बार सबसे ज्यादा नुकसान जो है हुआ है। और मंडी की बात करूं तो मंडी में 13 मौतों की पुष्टि जो है वो अभी तक हो चुकी है और 13 लोग अभी भी लापता है। आज दिन में जो जिलाधीश से बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे कि अभी हम ये 90 से 95% कह रहे हैं कि इतनी जो लोग लापता है, क्योंकि पूरी बातें तब पता चलेंगी क्योंकि मंडी में 188 रोड अभी बंद है, कनेक्टिविटी नहीं है। कई जगह चुनाव के एरिया है वहां पर फोन नहीं चल रहे हैं, तो वहां जो लोकल लीडर हैं उनसे संपर्क करके पता किया जा रहा है कि कहाँ कितना नुकसान हुआ है और उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास जो वो किया जा रहा है। तो किसी न कहीं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने भी उस इलाके का दौरा किया है। पिछले कल की बात करूं तो क्योंकि पूर्व में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, क्योंकि उनका जो विधानसभा क्षेत्र है सराज विधानसभा क्षेत्र है, सबसे ज्यादा तबाही जो है वो उस इलाके में हुई है। तो वो खुद जो है वो हर इलाके में, हर गांव जहां जहां वो तबाही हुई है उस हर इलाके में जा करके जो है वहां का ब्यौरा लेकर के आए हैं। और उन्होंने एक आंकड़ा रखा कि लगभग वो उनकी तरफ से आंकड़ा आया कि 19 लोगों की मौत हुई है और 30 लोग अभी भी वहां से लापता हैं। तो ये आंकड़ा वो लेकर बिल्कुल एक बड़ा अपडेट यहाँ पर आप अनूप दे रहे हैं और बेहद दुखद और चिंताजनक भी है कि कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि पर्याप्त एक्शन यहाँ पर लिया जाए और लोगों तक मदद पहुंचाई जाए। शुक्रिया अनूप, नजर आप बनाए रखिएगा। तो देश में मॉनसून अपनी फुल स्पीड पर है और उसकी ये स्पीड कुछ इलाकों में राहत ला रही है तो कहीं इलाकों में आफत भी बन रही है। ये रफ्तार इतनी बेकाबू हो चुकी है कि तेज बारिश देखते ही देखते कभी सड़कों को गायब कर देती है तो कभी देखते ही देखते पूरा पहाड़ बारिश के आगे धराशायी हो जा रहा है। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये राजस्थान की हैं। राजस्थान के कई जिलों में पानी ही पानी नजर आ रहा है, सड़कें पानी से लबालब हैं। जयपुर में सड़कें डूब चुकी हैं तो जोधपुर की गलियों में जल जमाव नजर आ रहा है। अजमेर में रेलवे हाईवे सब डूबे हुए हैं और चित्तौड़गढ़ में तो पूरा थाना ही जलमग्न हो गया। भीलवाड़ा में बांध ओवरफ्लो है। धौलपुर में बच्चों को स्कूल के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो देखिए किस तरह की चुनौतियों का सामना यहां पर लोगों को करना पड़ रहा है। जनजीवन यहां पर प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। रेलवे, हाईवे, सबवे सभी रास्ते यहां पर बंद पड़े हैं और जगह जगह जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। भीलवाड़ा में बांध ओवरफ्लो है तो धौलपुर में बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे पहले आपको पाली की तस्वीरें दिखाते हैं। पाली जिले के बाली, देसुरी, सोजत, सादड़ी, मारवाड़ जंक्शन, रोहट, रानी क्षेत्र में जमकर बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का दौर अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगा। और राजस्थान के जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में भी भारी बारिश के बाद शहर और ग्रामीण इलाकों में कई जगह गलियों में पानी भर गया है। बारिश के कारण गर्मी से तो लोगों को राहत जरूर मिल रही है लेकिन जल जमाव उनके लिए नई मुसीबत बन गया है। हालांकि इस बारिश से किसानों को काफी राहत मिली है। उनका मानना है कि फसल के लिए ये बारिश काफी फायदेमंद है। हालांकि शहर में रहने वालों के लिए ये बारिश ज्यादा फायदा नहीं लाएगी। और चित्तौड़गढ़ में तो इतनी बारिश हुई कि नदी अपनी सीमाएं तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस गई। यहाँ से उफनती नदी की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ बारिश से ब्राह्मणी नदी उफान पर होने से बेगरू के बाजार तक पानी पहुँच गया। अलग अलग तस्वीरों में आप इस नदी का भयानक प्रवाह देख सकते हैं, कैसे नदी अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही है।